बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने कोलिजन डिस्कस की थी और ख़ास तौर पर इलास्टिक कोलिजन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका रिज़ल्ट हमने निकाला था कि कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बॉल्स होती हैं, इलास्टिक बॉल्स, उनकी वेलोसिटीज़ आती है v1 डैश इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ये पहली जो बॉल है जिसको हम स्ट्राइकर कह सकते हैं या प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं, उसका मास m1 के बराबर है और जो टारगेट है जिसके ऊपर ये स्ट्राइकर हिट करता है उसका मास जो है वो m2 के बराबर है और जो स्ट्राइकर है वो मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ और टारगेट जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो कोलिजन के बाद जो स्ट्राइकर है उसकी वेलोसिटी ये बन जाती है और टारगेट की वेलोसिटी ये बन जाती है। तो कल ये पिछले लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया था। अब इसके स्पेशल केसेस जो हैं कोलिजन के वो हम डिस्कस करते हैं। और पहला केस क्या है कि दोनों बॉल जो जिन्होंने स्ट्राइक किया है उनके मासेस आपस में बराबर हैं, इक्वल है, यानी कि m1 और m2 आपस में इक्वल है। जब ये सिचुएशन जो है वो इस पे पुट करेंगे, यानी कि m1 की जगह भी m पुट कर दें, m2 की जगह भी m पुट कर दें, तो ये जो क्वेश्चन आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, v1 डैश इज इक्वल टू m माइनस m ओवर m प्लस m और v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू v2। यानी कि जहां आपको m1 नज़र आता है उसकी जगह भी आपने m पुट कर देना है और m2 की जगह भी m पुट कर देना है। यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं स्ट्राइकर और जो टारगेट है उनके मासेस चूँकि आपस में इक्वल हैं तो दोनों को हमने m के बराबर पुट कर दिया। तो ये फैक्टर जो है ज़ाहिर है 0 हो जाएगा, तो बाकी बचा ये फैक्टर 2m ओवर 2m ओवर 2m इंटू v2। तो इसका मतलब ये हुआ कि v1 डैश जो है वो v2 के इक्वल हो गया। और इसी तरह v2 डैश ये वाला 2m ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v2। तो अब ये फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि v2 डैश जो होगा 2m ओवर 2m इंटू v1 आ गया, ये 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा तो v2 डैश जो v1 के बराबर आ गया। मीन रिजल्ट क्या निकला कि v1 डैश जो है वो v2 के इक्वल हो जाएगा और v2 डैश जो है वो v1 के बराबर हो जाएगा। सिचुएशन कुछ यूँ है कि ये a बॉल थी, ये b बॉल थी, ये दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड में मूव कर रही हैं। जिस तरह कल भी मैंने बताया था कि ऐसे समझ लें कि एक गिलास पाइप है, उसके अंदर स्टील बॉल्स हैं, ये ए और बी, तो डेफिनेटली वो पाइप के अंदर ही मूव करेंगी। तो ए बॉल जो है उसकी वेलोसिटी v1 के इक्वल थी, इसको हमने स्ट्राइकर कहा, और बी बॉल जो है इसकी वेलोसिटी v2 के इक्वल थी, इसको हमने टारगेट कहा। दोनों के मासेस आपस में इक्वल हैं। टकराने के बाद क्या होगा, v1 डैश है वो v2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा स्ट्राइकर है उसकी वेलोसिटी टारगेट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी और जो हमारा टारगेट था उसकी वेलोसिटी स्ट्राइकर की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी जो है वह इंटरचेंज हो जाएंगी। दोबारा देख लें कि जब ये दोनों बॉल जो हैं वो स्लाइड कर रही थी फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर तो इसकी वेलोसिटी v1 थी। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जो है ये देखें v1 v2 डैश के बराबर, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जो टारगेट की वेलोसिटी है वो कोलिजन से पहले जो स्ट्राइकर की वेलोसिटी थी उसके बराबर हो जाएगी। v2 डैश इज इक्वल टू v1 और v1 डैश क्या होगा, v2। मीन टारगेट की जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन वो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हो जाएगी या स्ट्राइकर की वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि दोनों जो बॉल्स हैं यानी कि स्ट्राइकर भी और टारगेट भी, वो मासेस उनके सेम ही हैं,
लेकिन जो टारगेट है वो स्टेशनरी है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो इक्वेशंस हैं ये रिड्यूस हो जाएंगी। यहाँ देखिए v2 ये भी है, v2 ये भी है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, इसकी जगह 0 पुट करेंगे ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ देख लें कि ये v1 डैश किसके बराबर होगा। आप देखिए कि m1 m के इक्वल, m2 m के इक्वल, तो ये m1 और m2 की जगह m पुट कर दें और m1 प्लस m2 उसकी जगह भी m प्लस m, और ये आ जाएगा v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m, लेकिन ये v2 जो है 0 के बराबर है, v2 0 के बराबर है। अब ये m माइनस m 0 हो गया और ये वैसे 0 हो गया, तो 0 प्लस 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये भी 0 ये भी 0, तो v1 डैश जो है वो 0 के इक्वल हो गया। और इसी तरह v2 डैश के इसके बराबर हो जाएगा 2m ओवर m प्लस m, वो पहले बात हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटू v1, और ये 0 होगा, तो ये इसका मतलब ये v1 के बराबर हो गया। 0 क्यों हुआ कि v2 की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो v2 डैश जो है वो v1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों बाल्स जो हैं या दोनों बॉडीज जो हैं स्ट्राइकर और टारगेट सेम मास रखते हैं और टारगेट जो है वो स्टेशनरी है, तो होगा क्या, स्ट्राइक से पहले जो स्ट्राइकर की वेलोसिटी थी वो कोलिजन के बाद टारगेट की वेलोसिटी हो जाएगी, जबकि टारगेट जो है पहले स्टेशनरी था और कोलिजन के बाद स्ट्राइकर जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा। तो चलो मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। कैरम बोर्ड वगैरह खेलते होंगे या बिलियर्ड गेम खेलते होंगे, कैरम बोर्ड तो खैर मेरे ख्याल में सारे बच्चे जो हैं वो जानते हैं। तो अगर आप एक टैबलेट जो है उसको सेंटर पे रख के दूसरी टैबलेट के साथ उसको हिट करें, स्ट्राइकर के साथ नहीं, दोनों गोट जो हैं उनके एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करें और बिल्कुल सीध में, तो आप ये देखेंगे कि जिस टैबलेट को आपने हिट किया है, यानी कि स्टेशनरी जो टैबलेट है उसके ऊपर, तो स्टेशनरी टैबलेट जो है वो मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन जिससे आपने स्ट्राइक किया है वो उसकी जगह जाके रुक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है, जो हमें मैथमेटिक्स बता रहा है वो ही प्रैक्टिकली होता है, यानी कि ये जो स्ट्राइकर है वो स्टेशनरी हो जाता है, जबकि जो टारगेट है वो उस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है जिस वेलोसिटी से स्ट्राइकर जो है वो कोलिजन से पहले मूव कर रहा था। अब ये अगला केस है कि टारगेट तो स्टेशनरी ही है, लेकिन एक लाइटर स्ट्राइकर जो है वो टारगेट को हिट करता है, यानी कि जो हमारा स्ट्राइकर है उसका मास बहुत कम है और जो टारगेट है उसका मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि m1 इज़ मच लेस देन m2। तो याद रखें जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, तो जो स्मॉलर क्वांटिटी है उसको आम तौर पर हम इग्नोर कर देते हैं, उसको ज़ीरो तस्वर करते हैं। यानी कि जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है तो जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 100 किलोग्राम है, अब उस 100 में हो सकता है कि वो 101 ग्राम हो, यानी कि 100 किलोग्राम और 1 ग्राम हो उसका जो मास है, लेकिन वो 1 ग्राम जो है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये 100 किलोग्राम ही इसका मास है। तो यहाँ देखें कि ये m1 जो है मच लेस देन m2 है, तो जहाँ m1 और m2 का कंपैरिजन होगा तो वहाँ m1 को हम इग्नोर करेंगे। याद रखें जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी है कि 1 ग्राम है और एक 100 किलोग्राम है। अब 100 किलोग्राम और 1 ग्राम का जब कंपैरिजन होगा तो 1 ग्राम को हम इग्नोर कर देंगे लेकिन अगर 1 ग्राम और एक
मिलीग्राम का या 0.1 मिलीग्राम का कंपैरिजन होगा तो फिर 0.1 मिलीग्राम को हम इग्नोर करेंगे, 1 ग्राम को इग्नोर नहीं कर सकते। तो याद रखें ये कंपैरिजन होता है जब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जाता है, तब छोटी क्वांटिटी को हम इग्नोर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि m1 जो है 0 के बराबर है, लेकिन उसको इग्नोर करने का मतलब कि जब मैथमेटिक्स में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके मुकाबले में तो उसको 0 कंसिडर कर लेंगे। तो आप ये देखिए v1 डैश किसके बराबर हो जाएगा, m1 को 0 तस्वर कर ले और m2 ओवर m1 प्लस m2, तो ये -m2 ओवर प्लस m2 इंटू v1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v1 डैश जो है वो -v1 के इक्वल हो जाएगी। और इसी तरह v2 डैश किसके बराबर होगा, m1 जो है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, नीचे m2 है, ऊपर बहुत छोटी क्वांटिटी नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी, रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, यानी कि v2 डैश जो है वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्राइकर जिसका मास बहुत कम था, जब उसने स्टेशनरी टारगेट को हिट किया है तो टारगेट जो है वो स्टेशनरी ही रहा है, टारगेट की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्ट्राइकर जो है वो उसी वेलोसिटी से रिटर्न बैक होगा जिस वेलोसिटी से उसने हिट किया था। ये देखें v1 डैश इज इक्वल टू -v1, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेलोसिटी के साथ इस टारगेट अपना इस प्रोजेक्टाइल ने या इस स्ट्राइकर ने टारगेट को हिट किया था, ये उसी वेलोसिटी के साथ रिटर्न बैक होगा, यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन जो है पहले के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह होता है। अब देखें ना कि एक दीवार है, उसके ऊपर आप बॉल जो है वो हिट करते हैं तो क्या होता है, बॉल उसी वेलोसिटी से रिटर्न बैक होती है जिस वेलोसिटी से अप्रॉक्सीमेटली उसने दीवार को हिट किया था। वजह क्या है कि दीवार जो है वो मैसिव है और हमारा जो बॉल है वो लाइटर है। इसी तरह आप वो कैरम बोर्ड की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्राइकर है, उसको आप टैबलेट से हिट करते हैं तो स्ट्राइकर जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो स्टेशनरी ही रहता है, लेकिन जो गोट होती है, जो टैबलेट होती है, वो उसी वेलोसिटी से रिटर्न बैक होती है जिस वेलोसिटी से उसको हिट किया गया है। तो यहाँ भी ये देखें कि मैथमेटिक्स में हमें यही बताता है कि जब लाइटर बॉडी को, लाइटर ऑब्जेक्ट को हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो हैवी ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो स्टेशनरी ही रहता है, लेकिन लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो उसी वेलोसिटी से रिटर्न बैक होता है जिस वेलोसिटी से उसने टारगेट को हिट किया था। अब अगला केस है कि उसका रेसिप्रोकल, यानी कि हमारा स्ट्राइकर जो है वो बहुत मैसिव है और हमारा टारगेट जो है वो बहुत लाइटर है। तो याद रखिए ये केस बी में हमने कहा ही यही है कि केस बी में जो टारगेट है वो स्टेशनरी है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही लिख दिया। तो टारगेट जो है वो एट रेस्ट है, स्टेशनरी है। अब जो हमारा स्ट्राइकर है उसका मास जो है m1 वो टारगेट के मास m2 के मुकाबले में बहुत बड़ा है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन होगी कि जब इन दोनों मासेस का कंपैरिजन होगा तो फिर हम m2 को इग्नोर कर देंगे, तो ये आ जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस 0 और m1 प्लस 0, तो ये m1 ओवर m1 इंटू v1, तो ये v1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि v1 डैश जो है वो v1 के इक्वल ही रहेगा। और इसी तरह v2 डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1, तो ये आ जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, ये 2v1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि v1 डैश जो है यानी कि जो हमारा स्ट्राइकर है उसकी वेलोसिटी जितनी स्ट्राइक करने से पहले थी, कोलिजन से पहले जितनी वेलोसिटी थी, अब उसकी वेलोसिटी उतनी ही रही है, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि जो टारगेट था जो कि स्टेशनरी था, जब उसको हिट किया गया है, प्रोजेक्टाइल ने उसको हिट किया है या स्ट्राइकर ने उसको हिट किया है, तो वो इसकी वेलोसिटी के दुगना वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है। ये देखें, ये हमारे पास स्ट्राइकर है, ये इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका मास जो है वो m1 वो जो कि m2 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और ये टारगेट जो हमारा स्टेशनरी है। जब ये इसको हिट करेगा, हिट करने के बाद क्या होगा, अब देखिए इसकी वेलोसिटी में थारोली कोई फर्क नहीं पड़ा, v1 डैश जो v1 के इक्वल ही रहा है, टकराने के बाद भी
इसकी वेलोसिटी उतनी ही है। लेकिन जो हमारा टारगेट था वो इसकी वेलोसिटी के दुगना वेलोसिटी के साथ उसने मूव करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें स्ट्राइकर जो है जब उसको हिट किया जाता है गोट से, तो गोट जो है वो बहुत आगे निकल जाती है स्ट्राइकर से। वजह क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली गोट की जो वेलोसिटी होती है वो स्ट्राइकर की वेलोसिटी का दुगना होती है। तो स्ट्राइकर जो है अभी पीछे सेंटर में फेर रहा होता है और जो टैबलेट होती है वो पॉकेट हो जाती है। रिजल्ट क्या इनकी, उसका मतलब क्या कि जो हमारा स्ट्राइकर है उसकी वेलोसिटी में तो ऑलमोस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहती है, जबकि हमारा जो टारगेट है वो उस वेलोसिटी से दुगना वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है जिस वेलोसिटी से स्ट्राइकर ने उसको स्ट्राइक किया था। तो मेरा ख्याल है मेरी बातें समझ आ गई होंगी। तो अल्लाह हाफिज़।